नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश सरना का स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकल इन्फो में। दोस्तों आज में स्पेशली टॉपिक है, आज मेरा सीबीसी को लेकर है। सीबीसी मतलब आप समझते ही कंप्लीट ब्लड काउंट। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका सीबीसी जरूर कराएगा। कोई गंभीर बीमारी या फिर छोटे मोटे सिम्टम्स है तो उसको लेकर। तो आज मैं स्पेशली स्टेप बाय स्टेप मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप आंकड़े लगा सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हो सकती है या किस टाइप से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आई थिंक श्योर हूं कि आप दोस्तों आज सीबीसी रिपोर्ट आप देखना बिल्कुल सीख जाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से आप गौर से देखेंगे और समझ पाएंगे। तो और दोस्तों एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लोगों की जागरूकता के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप वीडियो देख भी लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, या फिर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब आप मुझसे पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत मुझे कुछ करना हो या लोग मुझे जानते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से मुझसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। स्टेप बाय स्टेप में आज समझाऊंगा पूरा का पूरा स्क्रीन के माध्यम से। तो चालू करते हैं हमारा दोस्तों नया टॉपिक, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इस सभी में बताऊंगा मैं आपको कि सीबीसी कब कराया जाता है, कब नहीं कराया जाता है और किस पैरामीटर्स के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके आधार पर क्या पहचान की जा सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों आज हम सब कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चालू करते हैं हमारा नया वीडियो सीबीसी को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीसी कब कराया जाता है, किस कंडीशन में कराया जाता है। तो सबसे पहले सीबीसी अगर हमें कमजोरी लग रही है, बुखार हो रहा है, हमारा वेट लॉस हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, साथ में ब्लड लॉस हो रहा है, पॉलीसीथीमिया हो रहा है मतलब ब्लड सेल्स का बढ़ जाना, किसी टाइप का शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, ल्यूकेमिया हो रहा है मतलब कैंसर की जांच कराना हो, किसी टाइप का ड्रग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, या फिर हम कोई सर्जरी करा रहे हैं तो उसके पहले हम सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम सीबीसी रिपोर्ट के अंतर्गत जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, उस पैरामीटर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा इस पैरामीटर्स में हमारा आता है आरबीसीएस। आरबीसीएस मतलब रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ये आरबीसीएस के जो आरबीसीएस होती है हमारे शरीर को पूरा ऑक्सीजन की सप्लाई कराती है, मतलब लंग्स से फेफड़ों से हार्ट तक और हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करती है फेफड़ों तक। ठीक है, ये जो आरबीसीएस की जो वैल्यू होती है पर लीटर ऑफ ब्लड के हिसाब से दिखाई जाती है, मतलब जो इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो लीटर ऑफ पर ब्लड के आरबीसीएस पर लीटर ऑफ ब्लड के हिसाब से इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है एडल्ट में होती है। एडल्ट के अंतर्गत जो मेल्स पुरुष में जो होती है 4.6 से लेकर 5.9 मिलियन तक होती है, और वही महिलाओं में फीमेल में जो होती है इसकी संख्या 4.2 से लेकर 5.4 पर ml तक होती है। और वहीं की वहीं बात करें न्यूबॉर्न बेबी की तो इसमें 5.5 से लेकर 6 मिलियन तक होती है, और इसकी वैल्यू होती है मिलियन पर cm के हिसाब से देखी जाती है। और चिल्ड्रंस में यही जो वैल्यू होती है 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन तक होती है। ठीक है, आरबीसीएस का जो बढ़ जाती है तो आरबीसीएस के बढ़ जाने की कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया एक्चुअली होता क्या है मैं इसको आगे वीडियो में और समझाऊंगा आपको थोड़ा डीपली, है ना। तो अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो आरबीसीएस बढ़ जाती है तो नाक वगैरह से खून बहना चालू हो जाता है, तो यही कारण होता है। जब हम कोई ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा स्मोकिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारी आरबीसीएस बढ़ जाती है। तो जैसे कि बात किया हुआ था कि ये आरबीसीएस बढ़ जाने का कारण क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया। और वही जो एनीमिया का होता है आरबीसीएस का कम हो जाना, ये एनीमिया कहलाता है। मतलब आरबीसीएस कम हुई तो एनीमिया और आरबीसीएस बढ़ गई तो पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया वेरा इसका पूरा नाम होता है। तो ये होता है। अब आगे से की ओर बात करें तो आपके ब्लड में लाल रक्त कणिकाओं की कमी का होना इस बात का संकेत देता है कि आपके शरीर में आयरन, विटामिन B12, विटामिन B6 की कमी है। ठीक है, जो ब्लड की जो वैल्यू होती है क्यूबिक ml ब्लड से लगभग 50 लाख आरबीसीएस के कण होते हैं। ठीक है, अगर बात करें एक क्यूबिक की तो एक क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में लगभग 50 लाख आरबीसीएस के कण पाए जाते हैं। समझिए कितनी बड़ी बात है इसमें ना। एक बूंद खून को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ब्लड में लाल रक्त गोल गोल तस्तरियों की तरह दिखाई देते हैं, है ना। मतलब जो आरबीसीएस होती हैं गोल गोल तस्तरियों की तरह दिखाई देते हैं, और जो किनारे पर तो मोटे होते हैं और बीच में पतले दिखते हैं, आप साइड में देख पा रहे हैं। और इसके अंदर जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा आरबीसीएस की वैल्यू। और आरबीसीएस की वैल्यू के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण हमारा आता है
हीमोग्लोबिन, जो सब रिपोर्ट में लगभग सभी को देखते बन ही जाता है लगभग हीमोग्लोबिन। तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन से तात्पर्य हमारे आरबीसीएस में मौजूद ऐसे प्रोटीन से है जो मानव शरीर के अंगों व टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। समझ गए इस बात को? ये आरबीसीएस के अंदर पाया जाता है और आरबीसीएस की प्रत्येक तस्तरीय, मैं स्टार्टिंग बताया था आरबीसीएस की जो तस्तरी होती है ना, तो उसी तस्तरी के अंदर लगभग 30 से 35% भाग हीमोग्लोबिन का ही होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेन मैरो में ही बनता है और बेन मैरो में ही विटामिन B6 मतलब पाइरिडॉक्सिन की उपस्थिति में लोहा मतलब आयरन ग्लाइसिन नाम के एमिनो एसिड से संयोग कर हिम नामक यौगिक बनाता है, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन ब्लड का मुख्य प्रोटीन है। अब इसकी वैल्यू की बात करें, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो पुरुषों में जो होती है 13.5 मतलब 13.5 ग्राम से लेकर 17.5 ग्राम तक होती है और वही महिलाओं में यही वैल्यू जो होती है 12 ग्राम से लेकर 15.5 ग्राम तक होती है। ठीक है, इस बात को समझ गए? पुरुषों में 13.5 से 17.5 और महिलाओं में 12 से लेकर 15.5। हीमोग्लोबिन टेस्ट में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है कम की अगर पुष्टि हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि मानव शरीर में कम आरबीसीएस है ना। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ समझ में आता है कि हम हीमोग्लोबिन टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन कम आया मतलब आरबीसीएस सेल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मतलब भी कम चल रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम थोड़ा सा हट के आयरन मतलब लोहा की, है ना। तो जो लोहा का हीमोग्लोबिन से बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए थोड़ा सा बीच में इस टॉपिक को मैं ला रहा हूं। शरीर में लोहे की कमी होना सेहत के लिए हानिकारक होती है बहुत। मतलब शरीर में अगर लोहा कम हो गया तो बहुत हानिकारक हो गया है। और उसी के साथ साथ अगर लोहे की अधिकता भी हो गई तो वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। मतलब एक स्वस्थ शरीर में आयरन की मात्रा मतलब लोहे की मात्रा 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक होने में शरीर में हीमोक्रोमेटिक नामक एक बीमारी होती है, रोग होता है, उसके लक्षण पनपने लगते हैं। तो पूछेंगे आप लोग क्या हीमोक्रोमेटिक क्या होता है? हीमोक्रोमेटिक का मतलब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। हीमोक्रोमेटिक मतलब होता है आयरन का अत्यधिक निर्माण हो जाने पर अतिरिक्त आयरन बाहर नहीं निकल पाता। हमारे शरीर में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में बन गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयरन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और ये शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, हमारे जोड़ हो गया, जॉइंट्स में हो गया, वहां जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, और जमा हो जाने की कंडीशन के बाद क्या होता है, इसका अगर इलाज नहीं हो पाता है तो उस अंग को इतना कैप्चर कर डालता है, इतना डैमेज कर डालता है कि वो अंग अल्टीमेटली काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसलिए आयरन का जो मुख्य कार्य होता है आरबीसीएस का निर्माण करना होता है। इसलिए मैंने आयरन को लोहे को थोड़ा सा बीच में लाया था, है ना। तो इस बात को समझते हैं ना। आयरन का जो मुख्य कार्य होता है आरबीसीएस का निर्माण कार्य होता है। इतना ही नहीं, अगर हीमोग्लोबिन निर्माण कार्य भी आयरन करता है। ठीक है, आरबीसीएस का निर्माण तो करता है ये आयरन और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का निर्माण कार्य भी आयरन करता है, जो शरीर के अंगों उतंगों जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं उनको सुदृढ़ बना के शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, तो आयरन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, कमी के लक्षण के अंतर्गत कमजोरी होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, सिर दर्द होना, स्किन का पीला पड़ना, बोन मैरो से पीड़ित हो जाना, मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होना, तो ये सभी कमी के लक्षण होते हैं हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले जो कौन कौन से उसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सिरोसिस मतलब जो लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी होती है उसे सिरोसिस बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर का हो जाना, यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना। तो हीमोग्लोबिन की कमी से लगभग ये बीमारियां होती हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन को ना ही बढ़ने देना है ज्यादा, ना ही कम होने देना है, तो बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखना है। आयरन की कमी बिल्कुल होने नहीं देना शरीर के अंदर, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण वैल्यू होती है, नेक्स्ट वैल्यू की बात करें HCT, जिसे बोलते हैं हेमेटोक्रिट, या फिर उसे दूसरी भाषा में दूसरे नाम से जाना जाता है। उसे इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में PCV मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर इसे क्रिट के नाम से भी जाना जाता है, CRIT। तो बात करते हैं हेमेटोक्रिट टेस्ट आखिर होता क्या है। ये आरबीसीएस के अंतर्गत ही होता है। सीबीसी वैल्यू जब निकाली जाती है तो हीमेटोलॉजी होती है ब्लड की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू होती है हेमेटोक्रिट मतलब HCT। तो
जो हेमाटोक्रिट टेस्ट होता है रक्त की कुल मात्रा में से आरबीसीएस का प्रतिशत मापता है। समझिए इस चीज को ना, एसटीटी टेस्ट जो होता है रक्त की कुल मात्रा में मतलब होल ब्लड में से आरबीसीएस का परसेंटेज मापता है। ठीक है, समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। आरबीसीएस सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे आप ब्लड का सर्वे सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। सर्वे सिस्टम क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है ना। और साथ में स्वस्थ रहने के लिए शरीर में आरबीसीएस सही अनुपात में होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि हेमाटोक्रिट टेस्ट को क्यों किया जाता है, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है हमें एसटीटी टेस्ट करवाने की। अगर इस चीज को समझते हैं, यदि मरीज के शरीर में एनीमिया या पॉलीसिथीमिया वेरा है ना, मतलब आरबीसीएस का बहुत कम हो जाना या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जैसे आरबीसीएस संबंधित कोई बीमारी दिखती है तो ऐसे में तुरंत टेस्ट अलग कराया जाता है और डॉक्टर आपको किसी विशेष स्थिति का निदान करने के लिए समझाने के लिए मदद कर सकता है कि किसी उपचार के दौरान आपका सही अच्छी तरह इलाज हो रहा है या नहीं, या कोई ड्रग आपको सही प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में भी यह हेमाटोक्रिट टेस्ट कराया जाता है या फिर ड्रग रिस्पॉन्स को लेकर भी ये टेस्ट कराया जाता है। अगर एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों में निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए स्लाइड में दिखाया हुआ है। सांस फूलना, लगातार थकावट, कमजोरी होना, तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, हाथ में ठंडे महसूस होना, त्वचा का पीला पड़ना, छाती में दर्द होना। ठीक है, और पॉलीसिथीमिया वेरा से होने वाले लक्षण इस टाइप से हैं। धुंधला दिखना, सांस फूलना, त्वचा में खुजली होना, त्वचा लाल होना, लगातार थकावट होना, अधिक पसीना आना, है ना, ये सब हो जाते हैं पॉलीसिथीमिया वेरा के लक्षण। अब बात करें कि हम नॉर्मल वैल्यू आखिर होती क्या है एससीटी की। एससीटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल जो रेंज होती है, मेल में होती है 38 मतलब 38 से लेकर 48 तक लगभग, और जो महिलाओं में जो होती है लगभग वैल्यू 35 से लेकर 44 तक होती है। ठीक है, इसकी रेंज कम होने पर या फिर ज्यादा होने पर हमें विभिन्न टाइप के अलग अलग रोगों का संकेत मिलता है। तो बात करते हैं कि यार इसकी रेंज कम होने पर हमें किस किस टाइप के संकेत मिल सकते हैं और किस टाइप से हमारी इस रोग का निदान कर सकते हैं। तो इन रोगों का संकेत देने के लिए जैसे कि हम एनीमिया, आयरन की कमी, किडनी के रोग, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, इस टाइप के रोग हमें मिल सकते हैं अगर इसकी रेंज कम होती है। और जो एससीटी की जो वैल्यू होती है वो अधिक होने पर हमें क्या संकेत देती है कि फेफड़ों संबंधित कोई रोग है, हार्ट डिसीज है, पॉलीसिथीमिया वेरा है, या फिर शरीर में पानी की कमी हो गई है। मतलब इसकी रेंज कम होने पर हमें क्या क्या मिलेगा? एनीमिया हो जाएगा, आयरन की कमी होगा, किडनी संबंधित रोग मिलेगा, ल्यूकेमिया मिलेगा, लिम्फोमा मिलेगा, मल्टीपल माइलोमा मिलेगा। और वहीं की वहीं एसटीसी की वैल्यू अधिक दिखाई देने पर हमें क्या मिलेगा? फेफड़ों संबंधित कोई रोग दिखेगा, या फिर हार्ट डिसीज दिखेगी, या पॉलीसिथीमिया वगैरह दिखेगा, या शरीर में पानी की कमी दिखेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग बताया हुआ था कि मैं समझाऊंगा आपको कि पॉलीसिथीमिया वेरा आखिर होता क्या है। तो अब समझते हैं कि ये पॉलीसिथीमिया वेरा आखिर होता क्या है। बार बार आ रहा है ना। इसे पॉलीसिथीमिया वेरा को पीवी भी कहते हैं ना। शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं जितना जल्दी हो सके। इसे पीवी भी कहते हैं, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से बोन मैरो में ही पाया जाता है। बहुत डेंजर टाइप की बीमारी होती है ये। पॉलीसिथीमिया वेरा से ग्रस्त होने पर बोन मैरो अधिक मात्रा में आरबीसीएस का निर्माण करने लग जाते हैं, जिसके कारण खून अधिक बढ़ जाता है और खून अधिक गाढ़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक आना, ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या का सामना बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है ना। अगर पॉलीसिथीमिया वेरा से ग्रसित ज्यादातर लोगों में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन किंतु कुछ लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि खुजली होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, खून बहना या खून का थोड़ा नीला पड़ जाना, कमजोरी, थकान, अधिक पसीना आना, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, सांस फूलना, वजन कम होना, नाक व आंतों से कभी कभी ब्लीडिंग होने लगा और चेहरा लाल हो जाना। ये लगभग इस पर लक्षण कम दिखाई देते हैं, लेकिन जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं तो इस टाइप से लक्षण दिखाई देते हैं। और उसका इलाज की बात करें तो वैसे तो इसका इलाज बहुत ही दीर्घकालिक है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है और इसका इलाज एक तरीके से संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जहां पे पॉसिबिलिटीज होती है इलाज की, तो उस कंडीशन में इसका मुख्य इलाज जो होता है आरबीसीएस की मात्रा को कम करना होता है।
चाहे दवाइयों के माध्यम से या फिर आरबीसीएस को बाहर निकाल के जिस टाइप से भी करना हो, बतौर इस आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बतौर इलाज में सिर्फ इतनी जटिलताओं को कम किया जा सकता है, बस हो गया, लेकिन पूर्णतः जो खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ? इलाज में सम्मिलित होते हैं लगभग नसों से खून निकालना, एस्पिरिन की दवाई देना, आरबीसीएस को कम करने की दवा देना, कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने वाली दवाई देना। लगभग इतना ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वैल्यू होती है सीबीसी के अंतर्गत मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एमसीवी, जिसे बोलते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसमें जो होता है आरबीसीएस का औसत साइज, मतलब आरबीसीएस जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका एवरेज साइज देखते हैं, मतलब साइज में कोई कमी तो नहीं आ रही है या फिर साइज में कोई वृद्धि तो नहीं आ रही है, ये इसमें देखा जाता है। अगर साइज बढ़ जाता तो इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, जो विटामिन B12 का और फोलेट की कमी से होता है। और वहीं जो अगर साइज कम हो जाता है तो इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं, जो माइक्रोसाइटिक कहलाता है ना। तो इसके बारे में इतना ही ज्यादा समझने की जरूरत नहीं ज्यादा, तो इस चीज को समझ लीजिए कि इसमें साइज को देखा जाता है और साइज के आधार पर इसका आकलन किया जाता है और उसके आधार पर लगभग बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है और एक अनुमान के तौर पे इसका इलाज भी किया जाता है। इसके आधार पर फिर आगे के टेस्ट और कराए जाते हैं, तब हमें एग्जैक्टली वैल्यू मालूम हो पाता है कि हाँ यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम जा सकती है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं जा सकती है ना। ये बात समझ लें कि इसकी ये जब बढ़ जाता है तो इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। उसमें विटामिन B12 और फोलेट की कमी हो जाती है इस वजह से, और ये अगर कम हो जाता है तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जो माइक्रोसाइटिक कहलाता है। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हमारा जो होता है MCH, मतलब मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, MCH बोला जाता है। तो MCH का फुल फॉर्म होता है हमारा मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट कब कराया जाता है, ये जो टेस्ट होता है एक तरह का कैलकुलेटिव ब्लड टेस्ट होता है ना। कैलकुलेटिव ब्लड टेस्ट क्या होता है, किस टाइप से होता है, इसे हीमोग्लोबिन और आरबीसीएस की सहायता से कैलकुलेट कर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी क्या हुआ है, अगर सीबीसी करवाया है, उसमें कहीं किस कंडीशन में अगर MCH वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है तो आप खुद घर पे भी निकाल सकते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला जो है मैं भी आपको बता दूंगा यहाँ पे, तो उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो MCH टेस्ट क्या है, एक आरबीसीएस के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है, जिसमें एनीमिया का पता लगाया जाता है ना। ये चीज समझने की थोड़ी चीज है। MCH टेस्ट एक आरबीसीएस मतलब एक सिंगल लाल रक्त कणिकाओं के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है। एक आरबीसीएस के अंदर कितना है, एक सिंगल आरबीसीएस के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को क्योंकि ध्यान देने योग्य बात है ये, जिससे एनीमिया का पता लगाया जाता है ना। जो MCH टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, होता क्या है। MCH का फॉर्मूला है MCH इज इक्वल टू, MCH निकालने के लिए हमें हीमोग्लोबिन को 10 से गुणा करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन जो वैल्यू रहेगी उसे 10 से गुणा करना पड़ेगा, और जो आरबीसीएस मतलब लाल रक्त कणिकाओं को जितना काउंट आया है उसे टोटल से भागित करना पड़ेगा। और हीमोग्लोबिन इज मल्टीप्लाई बाई 10 ऑब्लिक आरबीसीएस काउंट। ठीक है, अब वैल्यू की बात करते हैं। MCH की जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, नॉर्मल रेंज होना चाहिए, वो 27 से 33 मतलब 27 से लेकर 33 पीजी मतलब पिक्टोग्राम होती है ना। 27 से 33 पिक्टोग्राम तक होती है। इसकी कमी से एनीमिया व थैलेसीमिया होता है ना। ये हो गया हमारा MCH। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट आता है, महत्वपूर्ण चीजों में से आता है MCHC। MCHC जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में सिंगल आरबीसीएस में मौजूद हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा देखी जाती है। इस चीज को फिर समझिएगा ना, जिसके पहले बताया था MCH में एक सिंगल आरबीसीएस के अंदर उपस्थित आरबीसीएस की मात्रा को बताता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक सिंगल आरबीसीएस में एक सिंगल लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा मतलब एवरेज क्वांटिटी का माप किया जाता है ना। एवरेज क्वांटिटी क्या होती है, 10 है, 10 में से आप 10 है, 20 है, 25, 15 है, और उसमें से अगर एक आरबीसीएस है तो उसमें औसत वैल्यू निकालेंगे कि कितनी है ना। तो ये होता है MCH। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है
32 से लेकर 36 ग्राम पर डेकोलीटर तक होती है, डेकालीटर तक होती है ना। नॉर्मल वैल्यू 32 से 36 के बीच में होती है। तो ये होता है हमारा MCSC। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसको, एक सिंगल RBCS में मौजूद हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट इसी में टेस्ट होता है, RBCS के अंतर्गत ही आता है ये, CBC की वैल्यू में, ये होता है RDW। ठीक है, अब RDW को हम समझते हैं, RDW का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ठीक है, इस नाम से समझ में आ रहा है कि RBCS डिस्ट्रीब्यूशन विथ। यह भी एक प्रकार का कैलकुलेटिव टेस्ट होता है जिसके द्वारा RBCS की मात्रा और आकार को मापा जाता है ना। इसमें जो RBCS की मात्रा होती है और उसके आकार को एग्जैक्टली मापा जाता है कि इसके आकार में वृद्धि तो नहीं हो रही है या फिर कमी तो नहीं हो रही है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल वैल्यू जो होती है 11.6 से लेकर 14.6% तक होती है। मतलब एवरेज अगर लेके चले तो 11 से लेकर 14-15 तक होती है ना। यदि RBCS की मात्रा और आकार में कोई परिवर्तन होता है तो इसका आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल देखिएगा, समझने की चीज है क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है ना। अगर इसकी RDW के आकार में कोई परिवर्तन होता है या फिर रेंज में कोई परिवर्तन आता है तो शरीर के अंदर जो हम देखते हैं ना पल्स ऑक्सीमीटर से, तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो या तो गिर सकता है। अगर इस टेस्ट में ये रिपोर्ट गड़बड़ आती है या फिर या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन विथ है RBCS में कोई आकार में परिवर्तन हो गया है तो। ठीक है, कई प्रकार के एनीमिया का पता लगाने के लिए भी RDW टेस्ट किया जाता है, जैसे कि एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, डायबिटिक मेलिटिस, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इन सब का पता लगाने के लिए भी हमारा RDW टेस्ट किया जाता है ना। समझ गए इस चीज को? तो ये था पूरा का पूरा प्रोफाइल जो थी ये RBCS की थी। अब इसके बाद हमारा WBCS भी आता है, प्लेटलेट्स भी आता है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी CBC के अंतर्गत RBCS की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट प्रोफाइल की जानकारी, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या रोग ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर ये था हमारी जानकारी। तो दोस्तों, जहां तक मेरा CBC का कंप्लीट वीडियो तैयार करता हूं तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जिससे जहां तक आई थिंक कि आपके लिए भी इरिटेटिंग हो सकता है और हो सकता है कि आप लोग कई बार बोला भी जाता है कि सर बहुत लंबे वीडियो हो जा रहे हैं तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम जाती है। फिर दूसरे लोग भी जो होते हैं वो ऐसे ज्यादा लंबा देख के समझ के कंप्लीट नहीं देख पाते फिर। तो इसी सुविधा को ध्यान रखते हुए मैंने प्लानिंग किया हुआ है कि इस वीडियो को CBC की जो पार्ट है इसको 2 पार्ट में तैयार करूंगा मैं। पहले पार्ट में जो हमारा होता है, जो बताया हुआ मैंने आपको कि CBC के अंतर्गत RBCS की कंप्लीट प्रोफाइल, और उसके बाद में सेकंड पार्ट में WBCS के प्लेटलेट्स की जानकारी पूरी प्रदान करूंगा। क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये दोनों अगर मैं कंप्लीट करता हूं या कंप्लीट CBC तैयार करता हूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो वास्तव में थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज कॉपरेट कीजिएगा अगर थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है उस कंडीशन में फिर भी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेरा CBC के अंतर्गत कंप्लीट प्रोफाइल का, वो WBCS का रहेगा, प्लेटलेट्स का रहेगा, और जो रिमेनिंग बच जाती हैं वैल्यूज उसके बारे में वीडियो तैयार करूंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आता है आपको तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन है तो, और प्लीज इंतजार कीजिएगा सेकेंड पार्ट का।